आज का हमारा टॉपिक है कि मैंने यूएसए का वीज़ा कैसे हासिल किया, क्या फ़ायदा हुआ। लिए एक फॉर्म आता है, बड़ा मशहूर नाम है, उसको कहते हैं DS-160। DS-160 फॉर्म मैंने पूरा भरा और DS-160 फॉर्म भरने के बाद मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे लगाए। कहाँ रहते हैं, क्यों जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, वालिदैन हैं नहीं हैं, बीवी बच्चे हैं, ताकि उन अकाउंट में पैसे कितने हैं, बैलेंस कितना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, सब कुछ पूछते हैं वो। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान ख़ान है एंड आई एम द फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर शेरदिल ग्रुप ऑफ कंपनीज़। आज का हमारा टॉपिक है कि मैंने यूएसए का वीज़ा कैसे हासिल किया, क्या फ़ायदा हुआ। और रिसेंट जो यूएस का ट्रिप था उसकी वीडियोस तो डली हुई, लेकिन यूएस के वीज़े से मुझे क्या फ़ायदा हुआ, कितनी दफ़ा रिजेक्ट हुआ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जनरल चाहिए होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। हम स्टार्ट यही लेके चलेंगे, व्हाट, वाई एंड हाउ। पहले व्हाट करते हैं। यूएसए का जो वीज़ा नॉर्मली आप लोगों को मिलता है या मिलेगा इंशाल्लाह ताला, वो मिलेगा यूएसए का B1 वीज़ा। B1 वीज़ा उन लोगों को मिलता है जो टूरिस्ट होते हैं और बिज़नेस के लोग होते हैं, बिज़नेस ट्रैवलिंग या यूएस में विज़िटर वीज़ा के उस पर जा रहे होते हैं, तो उनको B1 वीज़ा मिलता है। B1 वीज़ा नॉर्मली आपका 5 से 10 साल के ऊपर डिपेंड करता है और डिपेंड है आपके पासपोर्ट के ऊपर। जैसे मेरा पासपोर्ट 2028 में एक्सपायर हो रहा है, तो मुझे 6 महीने पहले, क्योंकि दुनिया भर में रिक्वायरमेंट है कि 6 महीने का पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, तो 6 महीने की वैलिडिटी उसके ऊपर थी। और 6 महीने की वैलिडिटी जो है उससे पहले पहले उन्होंने अप्रैल और मई के अंदर जो है वो वीज़ा को उन्होंने एक्सपायरी कर दी, यानी कि अप्रैल 2028 में मेरा वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा और मुझे रीन्यू करना पड़ेगा। B1 वीज़ा का फ़ायदा जो होता है, अब हम वाई की तरफ जाते हैं कि क्यों ज़रूरी है यूएस का वीज़ा। तो देखें, डिपेंड करता है कि आप क्या सोच लेके जा रहे हैं। एक नई पॉलिसी इस वक्त आई है जो मैंने पढ़ी नहीं है, बट मैं उसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपना जो विज़िट वीज़ा है उसको वर्क परमिट या वर्क वीज़ा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके कुछ प्रोसेस हैं, कोई फर्दर डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो आप अप्लाई करते हैं तो हो जाता है उसके ऊपर। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी यूएस में वर्चुअल कंपनी है, जैसे कि मेरी है, तो उसकी बिहाफ पे आपको वीज़ा नहीं मिलता है। वो इवन के काउंट भी नहीं करते उस वर्चुअल कंपनी को, वो सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए, बट उससे वीज़ा का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो उस वीज़ा को क्यों लेना होता है, उसका फ़ायदा ही होता है कि इंटरनेशनल जितनी एग्जीबिशंस होती हैं, इवेंट्स होते हैं, पहला फ़ायदा वो आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा फ़ायदा, यूएस में कम से कम मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि कम से कम ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर आप विज़िट करें, ताकि वहाँ की मार्केट को और उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। क्योंकि नॉर्मली जो लोग यूएस में रह रहे हैं और जो चीज़ें वहाँ इस्तेमाल हो रही हैं, पाकिस्तान में 4 से 5 साल के बाद आती हैं। मैंने 2015 में क्लाउड पे काम किया था यूएस में, ओहायो में, और पाकिस्तान में मैंने 2019 में काम करना शुरू किया है। तो लोग इतने अवेयर नहीं थे, अभी भी लोग ऐसे ऐसे क्लाउड पे मूव हो रहे हैं। तो 19-20 में लोगों ने क्लाउड को अडॉप्ट करना शुरू किया है पाकिस्तान में। मुझे ये फ़ायदा हुआ वीज़े का। दूसरा फ़ायदा मुझे क्या हुआ कि मुझे वहाँ की मार्केट को देखने का मौका मिला कि मैं वहाँ पे बिज़नेस अगर स्टार्ट करूँ या कोई प्रोडक्ट या सर्विस का बिज़नेस करूँ तो किस तरह की वहाँ टारगेट मार्केट है। अलग अलग स्टेट, मेरा सैन फ्रांसिस्को जाना हुआ था, सैन जोसे जाना हुआ, सॉल्सलीटा जाना हुआ, फिर ओहायो, मैसन, केंटकी, इन तमाम जगहों पे मैं गया, डेट्रॉइट में गया। तो वहाँ की मार्केट पता लगती है, क्योंकि हर स्टेट की मार्केट डिफरेंट है। कोई पहाड़ी इलाका है, कोई समंदरी इलाका है, कोई बिज़नेस इलाका है, तो हर जगह का एरिया डिफरेंट है, तो मार्केट समझने का मौका आपको मिलता है। तीसरा फ़ायदा जो आपको होता है कि यूएस की वीज़ा के ऊपर आपको तकरीबन 50 से ज़्यादा ममालिक वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल, नॉर्मली वीज़ा ऑन अराइवल होता है, वो आपको मिल जाता है। जैसे कि आप जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, स्पेशली सऊदी आपको वीज़ा ऑन अराइवल देता है। दुबई आई थिंक नहीं देता वीज़ा ऑन अराइवल, दुबई के लिए आपको लेना पड़ता है, लेकिन सऊदी आपको वीज़ा ऑन अराइवल देता है। उसके अलावा कैरेबियन आइलैंड सारे वीज़ा ऑन अराइवल हैं आपके। इजिप्ट वीज़ा ऑन अराइवल है, मोराको हो गया। उसके अलावा इधर आप चले जाएँ, श्रीलंका है, नेपाल है, मलाइशिया, इंडोनेशिया, ये तमाम, थाईलैंड वगैरह, ये तमाम आपको वीज़ा ऑन अराइवल आपको देते हैं। तो ये फ़ायदा होता है इन B1 वीज़ा का, अगर आपके पासपोर्ट पे लगाओ। तीसरा फ़ायदा क्या होता है कि आपको पासपोर्ट भारी होता है, आपको दूसरे मुल्कों के लिए अप्लाई करना है, तो जो एम्बेसीज़ हैं ना, वो देखती हैं कि पुराना पासपोर्ट के ऊपर पुराने वीज़ा कौन कौन से लगे हैं, क्या आप टाइम पे गए थे, टाइम पे वापस आए थे, मुल्क में एक्स्ट्रा स्टे तो नहीं किया आपने। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो आपका पासपोर्ट भारी होता है, ये फ़ायदा होता है। चौथा फ़ायदा अगर आप ले लें इसका, तो आप जो है वो तकरीबन 3 से 6 महीने तक यूएस में रह सकते हैं। 6 महीने तक का अलाउ है कि आप सिंगल एंट्री पे 6 महीने तक यूएस में रह सकते हैं। तो फिर आप बाद में उसको एक्सटेंड करा सकते हैं विज़िट और वर्क वीज़ा के ऊपर। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट मेरे जहन में आ रहे थे कि मैं आपको शेयर करूं। अब बात होती है हाउ, कैसे अप्लाई किया।
मैंने पहली दफ़ा 2019 में अप्लाई किया था। गूगल की कॉन्फ्रेंस आ रही थी वहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में, वर्सन सेंटर में। तो मैंने अप्लाई किया, लेकिन उस वक्त मेरा पासपोर्ट खाली था, कोई भी वीज़ा वगैरह चीज़ें नहीं लगी हुई थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम वहाँ अप्लाई किया और देखना शुरू किया किस तरह। तो उसके लिए एक फ़ॉर्म आता है, बड़ा मशहूर नाम है, उसको कहते हैं DS-160। DS-160 फॉर्म मैंने पूरा भरा, और DS-160 फॉर्म भरने के बाद मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे लगाए मैं उसके साथ। वो बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट है, उसमें पूछते हैं कहाँ रहते हैं, क्यों जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, वालिदैन हैं नहीं हैं, बीवी बच्चे हैं, ताकि उनको पता लगे कि आप वापस आएंगे नहीं आएंगे, अकाउंट में पैसे कितने हैं, बैलेंस कितना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, सब कुछ पूछते हैं वो। तो एक डिटेल फॉर्म है। उसके बाद आपको नंबर मिलता है। US का जो उसका इंटरव्यू का नंबर है ना, आजकल बहुत डिले मिल रहा है। उस वक्त तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब एक साल के डिले पे मिल रहा है। तो आपको अगर जल्दी नंबर चाहिए तो उसके लिए PAR कहते हैं, प्रायोरिटी एक्सेस रिजर्वेशन कुछ कहलाती है, मुझे फुल फॉर्म नहीं पता। उसके लिए $300-400 अलग देने पड़ते हैं। अभी USA का वीज़ा जो है DS-160 के साथ वो तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये आपको इनिशियल पड़ते हैं। और उसके बाद अगर आपको प्रायोरिटी एक्सेस चाहिए, यानी कि आपको 2-3 महीने के अंदर या विद इन मंथ आपको चाहिए, और अगर मिल जाती है तो उसके लिए $300 से $400 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तकरीबन लाख से सवा लाख रुपए आपको सिर्फ इंटरव्यू प्रोसेस तक होता है। फिर आप जाते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, और जेब वेब खाली होनी चाहिए, मोबाइल कुछ भी अलाउ नहीं है आपको। तो आप जाएंगे नेटी जेटी के पुल के पास, इनकी अमेरिकन एम्बेसी बनी हुई है, वहीं पे आप जाएंगे, और माइकोलाची रोड कहलाती है, वहाँ पे आप सुबह जाएंगे और इंटरव्यू का प्रोसेस वगैरह सारा होगा। तो आपकी बेल्ट, आपकी टोपी, आपकी घड़ी सब उतार के चेक वेक करेंगे, और फिर आप अंदर जाएंगे। तो अगला स्टेप होगा, फिर आपको नंबर दिया जाएगा अंदर। फिर अंदर एक जगह पे आपकी बायोमेट्रिक होगी, तस्वीर वगैरह चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। फिर अगले काउंटर पे जाएंगे, फिर आप खड़े होंगे, फिर ऐसा लाएगा इंटरव्यू आपका। इंटरव्यू पूछेंगे इंग्लिश में देना है, उर्दू में देना है। तो माइक लगा हुआ होता है, उसके साथ आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं पूरा। तो उसके अंदर वो आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या है, माइक से ही सवालात कर रहे होंगे। उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन पहले से होती है, ठीक है। तो अगर उन्होंने आपको रेड पेपर दिया है, इसका मतलब है कि रेड या येलो, तो इसका मतलब है कि आपका नहीं हुआ या फर्दर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। तो पहली दफ़ा भी मुझे येलो पेपर मिला था, इसका मतलब है कि मैं रिजेक्ट हो गया। उन्होंने कहा सॉरी, आप हमें कन्विंस नहीं कर पाए, तो दोबारा अप्लाई कीजिए। तो दोबारा फिर अप्लाई मैंने किया नहीं। फिर 2022 में हमारी एक डेलीगेशन जा रही थी CES प्रोग्राम के लिए, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक रोड शो। उसमें मेरे साथ पाशा के तकरीबन 10 के करीब लोग थे। तो उसमें से तकरीबन 7 लोगों का पहले अटैम्प्ट में हो गया था। मैं और मेरे साथ 2 साथी और थे, हमें येलो पेपर मिला था, यानी कि हमें दोबारा रिजेक्ट कर दिया था। फिर उसके बाद जो पाशा के हमारे प्रेसिडेंट हैं जोहेब भाई, उन्होंने दोबारा कोशिश की, दोबारा बात की उनसे, और दोबारा बात करने के बाद उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चार्जेस नहीं लिए, क्योंकि हमारी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक रोड शो की डेलीगेशन बाहर से ही आई हुई थी, इन्विटेशन बाहर से ही था लॉस वेगस में। तो उन्होंने दोबारा बोला, दोबारा इन्विटेशन गया, दोबारा इंटरव्यू हुआ। तो उसमें से हम 3 जो बचे थे, उसमें फिर 2 का हो गया, फिर मेरा रुक गया, और अब की दफ़ा मेरा सिक्योरिटी में चला गया था। मेरा रिजेक्ट नहीं हुआ, रिफ्यूज़ल पे गया था। याद देखिएगा, रिफ्यूज़ल और रिजेक्ट में फ़र्क है। रिजेक्ट का मतलब है परमानेंटली बंद, रिफ्यूज़ल का मतलब है फ़िलहाल अभी रिफ्यूज़ किया है, लेकिन आप 2-3 महीने के बाद दोबारा देख सकते हैं। तो उन्होंने 3 महीने का टाइम लिया मुझसे, और मेरा पासपोर्ट रख लिया था। इन्होंने कहा हम प्रोसेस में है। तो फिर मुझे ट्रैवल करना था, मैंने अपना पासपोर्ट वापस ले लिया। उन्होंने 3-4 महीने की अपनी सिक्योरिटी प्रोसेस पूरे किए, और फिर जनवरी की जगह अप्रैल में ईद के बाद मुझे उनकी कॉल आई कि आप जो है अपना पासपोर्ट जमा करा दें, आपका प्रोसेस पूरा हो गया है। पासपोर्ट जमा कराने का मकसद ही यही है कि जी अब हमें वीज़ा लगाना है। वीज़ा नहीं लगाना होगा तो पासपोर्ट नहीं मांगेंगे आपने। एंड देन फाइनली उन्होंने फिर वीज़ा लगा दिया 5 साल का। तो ये स्टिकर वीज़ा होता है B1 का, और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप ट्रैवल भी कर रहे होंगे तो याद देखिएगा, स्टिकर वीज़ा के ऊपर आपको जो है वो OKTO बोर्ड की स्टैम्प की ज़रूरत नहीं होती है। और बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर आपको वीज़ा लेना नहीं पड़ता, आप यही US का वीज़ा लेके जाएं। आपको जैसे तुर्की है, तुर्की के अंदर मुझे ऑन अराइवल वीज़ा मिला था $60 का, तो तुर्की का एक बेनिफिट हो गया। फिर इजिप्ट है, सऊदीया है, यहाँ पे आपको ऑन अराइवल डेस्क में वीज़ा मिल जाता है, वहीं जाएँ, वहीं डॉलर में सबमिट कराएं। और पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि आपको जो है वो डॉलर अकाउंट क्यों रखना चाहिए US का। उसके अंदर यही है कि अगर आपको वीज़ा की फ़ीस देनी है तो आप कैसे देंगे, आप अपने कार्ड से देंगे, कैश वो लोग लेते नहीं है। कार्ड पाकिस्तान का बहुत सारी जगहों पे नहीं चलेगा, फिर आप परेशान होंगे। तो उसके लिए आप ये वाला कार्ड रखें US के बैंक अकाउंट का, और उसके थ्रू इजीली आप पे करें। सो ये मेरी एक पूरी जर्नी थी कि मैंने US का वीज़ा कैसे लिया और इससे मुझे क्या क्या फ़ायदे हुए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।